जिंदगी और मौत के दरमियान की लकीर बहुत पतली होती है। कभी कभी जिसे हम अपना सबसे बड़ा आसरा मानते हैं, वही हमें इस लकीर के उस पार धकेल देता है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने 8 माह के हमल के साथ मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर उसे उसके अपने शौहर ने एक बहुत भारी सामान की तरह फेंक दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसकी वजह से शौहर और उसकी नई सेक्रेटरी की बिजनेस फ्लाइट लेट हो रही थी। कौन से लिथड़ी वहां फर्श पर पड़ी उस औरत को अकेला छोड़कर वो शख्स अपनी अयाशी के सफर पर निकल गया। उसे लगा था कि उसकी बीवी हमेशा की तरह कमजोर रहेगी और उसके कदमों की धूल बनी रहेगी, लेकिन उसे मालूम न था कि ठीक 7 दिन बाद वो औरत उसे एक ऐसा तोहफा देगी जो उसकी रूह को जहन्नम में धकेल देगा। कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो दोपहर का वक्त था। बाहर इतनी तेज धूप थी जो किसी की भी खाल चला दे। अंदर टर्मिनल पर हजारों लोगों के हजूम के बीच मीरा एक एक कदम बहुत मुश्किल से उठा रही थी। उसने अपने बाएं हाथ से अपने 8 माह के हमल को मदद दी हुई थी और दाएं हाथ से एक बहुत भारी ट्राली बैग खींच रही थी। उसके माथे से पसीना बहकर उसके गले के हार को बुको रहा था और उसकी सांसें फूल रही थीं। अचानक उसके पेट में ऐसा दर्द उठा कि उसे वहां रुकना पड़ा। मीरा का शोहर वसीम पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर इतनी झुंझलाहट थी जैसे मीरा कोई बीवी नहीं बल्कि कोई नौकरानी हो जिसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। उसने एक महंगा डिजाइन सूट पहना हुआ था और हाथ में सिर्फ एक छोटा सा चमड़े का ब्रीफ केस था। वसीम के बिल्कुल बगल में एक जवान लड़की खड़ी थी। इस लड़की के महंगे और गैर मुल्की अतर की खुशबू ने एयरपोर्ट के एयर कंडीशन की ठंडक को भी दबा दिया था। निम्रा नाम की वो लड़की एक टाइट ड्रेस और ऊंची हील पहने हुए थी। उसके हाथ में 2 बिजनेस क्लास के बोर्डिंग पास थे। निम्रा ने हल्के से वसीम के कान के करीब झुक कर कुछ कहा, जिससे वसीम का गुस्सा अपनी बीवी के लिए और भी बढ़ गया। मीरा ने दर्द से कहा, वसीम बस 2 मिनट रुको। उसके पेट के निचले हिस्से से लेकर कमर तक इतनी बेचैनी उठ रही थी जैसे बच्चा अभी बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। मुझे लगता है मुझे दर्द ज़ा हो रहे हैं, दर्द बहुत ज्यादा है। वसीम उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। उसने मीरा का बैग पकड़ने की बजाय अपनी उंगली सीधी मीरा के चेहरे पर तान दी। ड्रामा करना बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी मीडिया कंपनी के लिए यह बिजनेस ट्रिप कितना जरूरी है। गेट बंद होने वाला है और तुम यहाँ ड्रामा कर रही हो। तुम खुद जिद करके मुझे छोड़ने आई थी ना, अब दूसरों के रास्ते का कांटा क्यों बन रही हो? मीरा ने कहा, लेकिन वसीम दर्द वाकई हो रहा है, मेरे पांव सुन हो गए हैं। मीरा ने अपनी नम आंखों से उस आदमी को देखा जिसके साथ उसने अपने हाथ पैर फेर लिए थे और इस हालत में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि पिछले कई हफ्तों से वसीम घर नहीं आ रहे थे। मीरा के दिल में एक औरत वाली फिक्र थी कि वसीम और उसकी नई सेक्रेटरी निम्रा के दरमियान कुछ चल रहा है। वो बस इस उम्मीद में आई थी कि शायद आखिरी लम्हे में उसके शौहर को थोड़ी सी शर्म आ जाए और वो थोड़ा वक्त उसके साथ बिता ले। निम्रा ने मीरा को तेज निगाहों से देखा। उसके सुर्ख लिपस्टिक वाले होंठों पर एक मक्कार मुस्कुराहट तैर की। उसने कहा, वसीम साहब, चेक इन काउंटर बंद होने वाला है। अगर भाभी जी थक गई हैं तो आप उन्हें कैब करवा दीजिए, वरना अगर आज दोपहर 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया तो पूरी कंपनी डूब जाएगी। 2 करोड़ का नाम सुनते ही वसीम की आंखों में लालच दौड़ गया। उसने झटके से वो भारी ट्रॉली बैग मीरा के हाथ से छीना और उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बैग के पहिए मीरा के कदमों से टकराए और वो दर्द से चीख पड़ी। अपने लिए खुद ओला बुक करवा लेना, घर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो और मेरा सारा काम खराब करने में लगी रहती हो। वसीम ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में अपनी हामला बीवी के लिए बिल्कुल वही जज्बात था जो रास्ते में पड़े किसी कूड़े के डब्बे को देखकर होता है। इतना कहकर वो एक बार भी पीछे मुड़े बगैर निम्रा के साथ सिक्योरिटी चेक इन की तरफ तेजी से निकल गया। मीरा वहीं फर्श पर पत्थर की तरह जम गई। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और आपस में सरगोशियां कर रहे थे। एक ऐसी शर्मिंदगी उसके गले तक आ गई थी जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसके दिल के टूटने की आवाज अभी आंसुओं में बदली भी नहीं थी कि अचानक पेट के निचले हिस्से में इतनी जानलेवा दर्द हुई जैसे किसी ने तलवार छोंक दी हो। यह कोई मामूली दर्द नहीं था। एक बहुत गर्म रतूबत उसके कपड़े भिगोते हुए एयरपोर्ट के फर्श पर बहने लगी। उसका पानी टूट गया था। वहां खड़ी एक औरत ने घबराकर कहा, बच्चा होने वाला है। मीरा ठंडे फर्श पर घुटनों के पल गिर पड़ी। उसके आगे अब सब कुछ धुंधला होने लगा था। आसपास का शोर उसके कानों में एक अजीब सी गूंज बन चुका था। जिंदगी और मौत के दरमियान इस डरावने मोड़ पर एक माँ की ममता ने उसे हिम्मत दी। उसने कांपते हाथों से अपने पर्स से मोबाइल निकाला और अपनी ठंडी पड़ चुकी उंगलियों से वही नंबर डायल किया जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। वसीम ने फोन उठाया। पस मंजर में आवाज के आखिरी ऐलान की आवाज आ रही थी। मीरा ने हाँफते हुए कहा, वसीम, मुझे बचा लो, मेरा पानी टूट गया है, यहाँ खून निकल रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है। उसके आंसू उसके पसीने में खो चुके थे।
فون کے اس پار ایک لمحے کا سناٹا رہا، پھر ایک بہت درشت اور زہریلی ہنسی کی آواز آئی۔ 8 ماہ میں پانی کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم اس سستے ڈرامے میں مجھے فلائٹ چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہتی ہو؟ سن لو اپنے کان کھول کر، میرے پیچھے مت آنا۔ اور اسی وقت فون کٹ گیا۔ اس آدمی نے، اس باپ نے اپنی بیوی اور آنے والے بچے کی زندگی کے آخری سہارے کو انجان لوگوں کے ہجوم میں ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا تھا۔ فون میرا کے ہاتھ سے چھوڑ کر اس گیلی فرش پر پھسل گیا۔ میرا کا سر آگے کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو اتنی زور سے کاٹا کہ وہاں سے خون بہنے لگا۔ برائے مہربانی کوئی ایمبولینس بلا دیجیے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ کوئی جان پہچان کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایئرپورٹ پر صفائی کرنے والی ایک خاتون کی آواز تھی جس نے میرا کو اپنے کندھے کا سہارا دیا تھا۔ اس خاتون نے گھبراہٹ میں پیپر ٹاول نکالے اور فرش پر بچھا دیے تاکہ میرا وہاں لیٹ سکے۔ اوپر چھت کی لائٹیں اب میرا کی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ اسے صرف اس انجان صفائی کرنے والی خاتون کی مضبوط پکڑ محسوس ہو رہی تھی، اور بے ہوش ہونے سے ٹھیک پہلے اس کے دماغ میں ایک ہی آخری خیال گونجا، مجھے جینا ہوگا، میرے بچے کے لیے مجھے زندہ رہنا ہوگا۔ ڈیٹول اور دوائیوں کی تیز خوشبو نے میرا کے ناک میں دستک دی۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی بھاری پلکیں کھولی۔ سامنے ہسپتال کے ICU کی سفید چھت تھی۔ اس کا پورا نچلا حصہ سن ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، اس کے پیٹ پر کھینچے گئے ٹانکے سے اتنی ٹیس اٹھی جیسے کسی نے اس کا گوشت زندہ نوچ لیا ہو۔ میرا، تو ہوش میں آ گئی؟ ندا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ ندا اس کی کالج کے دنوں کی سب سے اچھی سہیلی تھی۔ ندا کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں ابھی بھی پلاسٹک کا ایک گلاس تھا۔ اپنی دوست کو دیکھ کر میرا کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آئے۔ اس نے پوچھنا چاہا لیکن گلا اتنا سوکھ چکا تھا کہ آواز ہی نہ نکلی۔ ندا نے کہا، رونا مت، ابھی ٹانکوں پر آنسو یا پسینہ گرے گا تو انفیکشن ہو جائے گا۔ لیکن اس کی اپنی آواز پوری طرح کانپ رہی تھی۔ تیرا آپریشن ہوا ہے، ایمرجنسی میں بچہ 8 ماہ کا پیدا ہوا ہے، بہت کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے اسے اسپیشل کیئر یونٹ میں انکیوبیٹر میں رکھا ہے۔ میں فارم پر سائن کر کے آئی ہوں، تو ہمت رکھ، میں ہوں نا یہاں، کچھ نہیں ہوگا۔ میرا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اس کے سینے سے ایک بہت بڑا پہاڑ ہٹ گیا تھا۔ اس کا بچہ زندہ تھا۔ بستر پر چپ چاپ لیٹتے ہوئے مانیٹر کی آواز کے درمیان میرا کے ذہن میں پچھلے 3 سال کی شادی کی کہانی گھومنے لگی۔ جیسے دنیا بہت خوبصورت مانتی تھی۔ دنیا کی نظروں میں میرا خوش قسمت تھی، اسے وسیم جیسا وائس پریزیڈنٹ ملا تھا جو ہمیشہ مہنگے کپڑوں میں سج دھج کر رہتا تھا۔ لیکن حقیقت صرف وہ جانتی تھی جس نے وہ زہر پیا تھا۔ اس کی ساس شمیم بیگم ایک ایسی خاتون تھی جنہیں صرف دکھاوے اور جھوٹی شان سے پیار تھا۔ جب سے میرا نے اپنی کارپوریٹ نوکری چھوڑ کر ایک چھوٹا سا پھولوں اور ایونٹ ڈیکوریشن کا کاروبار شروع کیا تھا، شمیم بیگم اسے بھکاری سمجھنے لگی تھی۔ میرا کو پچھلے مہینے کی وہ شام یاد آئی جب شمیم بیگم نے اپنی تھالی میں پلاؤ رکھتے ہوئے میرا کو تانا دیا تھا، تو ان پتوں کو بیچ کر کون سا محل کھڑا کر لے گی؟ میرا وسیم اب بڑے کروڑ پتی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر بیوی بن کر تو اس کی دولت نہیں بڑھا سکتی تو کم از کم گھر میں ٹھیک سے کام تو کر لیا کر۔ اپنے ان پھولوں کی طرح ہمارا ناک مت کٹوا۔ ایسے موقع پر وسیم نے کبھی اپنی بیوی کی ایک لفظ میں حمایت نہیں کی تھی۔ وہ بس کھانا کھاتا رہتا اور میرا کی بے عزتی کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ اور سب سے گھٹیا بات یہ تھی کہ وسیم جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا تھا، اس میں پیٹرول میرا کی اسی چھوٹی سی پھولوں کی دکان کی کمائی سے ڈلتا تھا۔ پچھلے ہفتے وسیم نے بڑے پیار سے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے بچائے ہوئے 15 لاکھ اسے دے دے تاکہ وہ ایک نیا بڑا ٹینڈر پا سکے۔ میرا نے ایک بھولی بھالی پاکستانی بیوی کی طرح اس پر بھروسہ کر لیا تھا، لیکن اب سب کچھ صاف ہو چکا تھا۔ وہ بزنس ٹرپ اور ایئرپورٹ پر اسے چھوڑ کر جانا، یہ سب کچھ میرا کے بھلے پن پر ایک زوردار تھپڑ تھا۔ ندا نے ایک گلاس سے میرا کے پھٹے ہونٹوں پر پانی کی چند بوندیں ڈالی۔ میں نے وسیم کے گھر والوں کو فون کیا تھا۔ تیری وہ ساس کیا ہے؟ کہتی ہے بچہ 8 مہینے کا پیدا ہوا ہے، کوئی آسمان تو نہیں ٹوٹ پڑا؟ ہمیں یہاں مہمانوں کو دیکھنا ہے، میرے بیٹے کو ڈسٹرب مت کرنا۔ تیرے اس درندے شوہر کا فون تو سوئچ آف ہی آ رہا ہے۔ پچھلے 56 گھنٹے سے ایسی کون سی میٹنگ چل رہی ہے اس کمینے کی؟ ندا نے غصے میں گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے پرس سے ایک بڑی سی علیحدگی نکالی۔ دیکھ، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آرو کے پھیپھڑے ٹھیک سے نہیں کھلے، اسے روز انسپیکشن اور آکسیجن سپورٹ چاہیے۔ روز کا خرچہ بہت زیادہ بن رہا ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ایڈوانس جمع کرا دیا ہے، لیکن کل صبح مجھے 1 لاکھ اور دینے ہیں، ورنہ علاج روک دیں گے۔ میری دکان کا سارا نقد اسٹاک بھی پھنس گیا ہے۔ تو اپنا فون کھول اور اپنے اس مشترکہ کھاتے سے مجھے پیسے ٹرانسفر کر دے جس میں تیری بچت تھی۔ میرا نے تھکاوٹ سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے اپنی دکان اور ایونٹ سے جو پچھلے تہوار میں کمائے تھے، سب ملا کر تقریباً 4 لاکھ تھے جو اس نے وسیم سے چھپا کر اس مشترکہ کھاتے میں رکھے تھے۔ اس نے ندا کو اشارہ کر کے پرس میں اپنا ٹوٹا ہوا فون منگوایا۔ ایئرپورٹ پر گرنے کی وجہ سے اس کی اسکرین پر ایک لمبی دراڑ تھی۔
मीरा के कांपते हाथों से बैंकिंग ऐप खुली। PID स्कैन होने के बाद कुछ लम्हे चक्कर घूमता रहा। दस्तयाब रकम सिफर थी। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपने सफेद पड़ चुके अंगूठे से स्क्रीन को नीचे खींचा ताकि सफा रिफ्रेश हो। फिर वही सिफर। ठीक नीचे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में एक ऐसी अंदराज थी जिसने मीरा के सीने में खंजर उतार दिया। ट्रांसफर टू वसीम, रकम 3,98,500। यह ट्रांजैक्शन ठीक उसी सुबह हुई थी जब वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे। वसीम ने चुपके से इन दोनों के इस मुश्तरका खाते से एक एक पैसा निकाल लिया था। उसने अपनी बीवी और अपने खून के इस बच्चे के अस्पताल के खर्चे के लिए एक सिक्का भी नहीं छोड़ा था। क्या हुआ? ऐप चल नहीं रही क्या? निदा ने मीरा का सफेद चेहरा देखकर पूछा। उसने मीरा के हाथ से फोन छीन लिया और स्क्रीन देखी। कुछ ही लम्हों बाद निदा के दांतों के दरमियान से एक दर्दनाक बददुआ निकली। कुत्ता, वो आदमी नहीं जानवर है। उसने तुम दोनों को मरने के लिए छोड़ने से पहले तुम्हारा एक एक पैसा चुरा लिया। वो शैतान तुम दोनों की जान लेना चाहता है। निदा रोने लगी और अपना सर बिस्तर के किनारे रखकर तड़पने लगी। एक औरत अपनी पूरी जवानी, अपना जिस्म, सब कुछ अपने ससुराल और शोहर को निछावर कर देती है, और जब मौत उसके सर पर खड़ी होती है तो उसके शोहर ने उसके जीने की आखिरी उम्मीद भी नोच ली। लेकिन मीरा नहीं रोई। जब जिस्मानी दर्द और सदियों के धोखे और जानलेवा साजिश से मिलता है तो इंसान का दिल पत्थर बन जाता है। उसके सीने में धड़कता दिल अब बर्फीले गहरे और पाले में तब्दील हो चुका था। पिछले 3 साल का वो समझौता, वो नजरानी, सब कुछ अब उसे उल्टे मुंह के खिलौने लग रहे थे। वसीम सिर्फ किसी और औरत के साथ नहीं सो रहा था। उसने तो बाकायदा मनसूबाबंदी की थी कि मीरा को सड़क पर मौत के हवाले कर दे ताकि उसे एक कौड़ी भी न खर्च करनी पड़े। मीरा ने कहा, निदा, इसकी आवाज भारी और ठंडी थी, लेकिन इसमें जरा भी कमजोरी नहीं थी। रोना बंद कर, वो लोग इस काबिल नहीं हैं। मीरा ने ऊपर छत की तरफ देखा। उसकी आंखें शिकारी की तरह तेज थीं। उसने बिस्तर के लोहे के पाइप को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। पैसों के लिए तो मेरे अब्बू को फोन कर। उन्हें सिर्फ इतना कहना कि मेरी इमरजेंसी डिलीवरी हुई है। वसीम या उसके खानदान का नाम लेने की जरूरत नहीं। निदा ने कहा कि शफी साहब को ब्लड प्रेशर है, लेकिन मीरा ने कहा, तू कॉल कर, मेरे अब्बू को कुछ नहीं होगा। मीरा ने अपनी पलकें धीरे से चिपकाई। उसकी सांसें अब गहरी और पुरसुकून हो रही थीं। वो मर चुकी थी। अब बिस्तर पर जो औरत जिंदा थी वो एक माँ थी जिसके अंदर बदले की आग और जहर दौड़ रहा था। इस पूरे खानदान से मैं अपने आंसुओं का एक एक हिसाब लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अस्पताल की खिड़की के बाहर कराची का मानसून अचानक शुरू हो गया। तेज बारिश शीशे पर जोर जोर से बजने लगी, जैसे किसी महाजंग का नकार खाना हो। ऑपरेशन के बाद ICU में गुजरे वो 3 दिन किसी तारीख कमरे की तरह थे, जहां बाहर की दुनिया का कोई हिसाब नहीं था। मीरा अपने बिस्तर पर पत्थर की तरह पड़ी थी। दवाओं का असर कब का खत्म हो चुका था। जब भी वो खांसती या ठीक से सांस लेने की कोशिश करती, उसके पेट का वो बड़ा सा जख्म अंदर तक तो चोटने लगता। ऐसा लगता था जैसे किसी ने टूटे हुए शीशे इसके पेट में भर दिए हैं और इन्हें जोर जोर से रगड़ रहा हो। थोड़ा सा पानी पी ले, तेरे होंठ फटकर पापड़ी बन गए हैं और खून निकल रहा है। निदा ने एक स्ट्रॉ वाला गिलास उसके मुंह तक लेकर आया। निदा ने पिछले 3 दिन से अपनी दुकान बंद कर रखी थी। वो वहीं फर्श पर एक बुनियाद बिछाकर सोती थी और मीरा की एक एक सांस का ख्याल रख रही थी। सच कहते हैं कि बुरे वक्त में अपनों की असल पहचान होती है। मीरा ने पानी का एक घूंट लिया और गले में हुई जलन बर्दाश्त की। उसने अपनी तिरछी निगाहों से साइड टेबल पर रखे उस टूटे हुए फोन को देखा। पिछले 3 दिनों में एक भी मिस कॉल या पैगाम नहीं आया था। वसीम इस तरह गायब हो गया था जैसे गर्म तवा पर पानी की बूंद। क्या अब भी उसका नंबर नहीं मिल रहा? निदा ने कुर्सी पर बैठते हुए गुस्से से पूछा। उस जानवर ने कौन सी जिल्बा खाई है जो अपनी मौत के किनारे पड़ी बीवी और इनक्यूबेटर में सांस लेने के लिए तड़पते बच्चे को छोड़कर मजे कर रहा है? मीरा ने एक बेजान सी हंसी हंसी। उसने अपने बगल में रखा ब्रेस्ट पंप उठाया और अपने सीने पर लगाया। मशीन की आवाज के साथ दर्द होने लगा, लेकिन मीरा ने दांत पीस लिए और एक आह तक नहीं निकाली। ये दूध की बूंदें ही उसके बच्चे आरो की आखिरी संजीवनी थी। उसे खून भी देना पड़ता तो वो दे देती। उसे कुछ नहीं हुआ है। अगर किसी को कुछ हुआ है तो वो मैं और मेरा बच्चा है। मीरा बड़बड़ाई। उसकी आंखें पंप में इकट्ठा हो रहे दूध पर जमी थीं। पाकिस्तानी औरत जब शादी करती है तो वो एक चूहे की तरह होती है जो डरता है और दब जाता है। लेकिन मीरा ये चूहा बुरी तरह हार चुकी थी। उस रात जब थकावट से निदा सो गई तो मीरा ने दबे कदमों अपना फोन उठाया। उसने डेटा ऑन किया और खामोशी से वसीम का नंबर मिलाया, जो अब भी आउट ऑफ रेंज बता रहा था। लेकिन एक औरत की छठी हिस्स ने उसे मजबूर किया और उसने सोशल मीडिया पर निमरा का पैगाम ढूंढा। निमरा का अकाउंट बंद नहीं था। सबसे ऊपर एक तस्वीर थी जो तकरीबन 2 घंटे पहले डाली गई थी। उसके नीचे एक कैप्शन में लिखा था, एक खूबसूरत बिजनेस ट्रिप जो मोहब्बत और सुकून से भरी है। शुक्रिया बॉस।
وہ تصویر ایک بہت आलीशान 5 सितारा रिजॉर्ट की बालकोनी की थी, जिसके पीछे खूबसूरत समुंदर और डूबता हुआ सूरज था। लकड़ी की मेज पर 2 महंगी रेड वाइन के गिलास रखे थे, लेकिन मीरा का दिल इन वाइन के गिलास देखकर नहीं रुका। उसकी निगाह तस्वीर के बिल्कुल कोने में पड़ी एक चीज पर जाकर अटक गई। वहां एक सरमई रंग का ट्रॉली बैग खुला पड़ा था, वही बैग जिसे वसीम उसे धक्का देकर कराची एयरपोर्ट पर छीन ले गया था। और इस बैग के अंदर कपड़े के ऊपर एक छोटे से बच्चे का हल्के पीले रंग का स्वेटर रखा हुआ था। इस स्वेटर पर नीले धागे से एक छोटी सी बच्चों वाली टोपी बनी हुई थी। ये वही स्वेटर था जिसे मीरा ने अपनी उंगलियों में सुइयां छुपाकर अपने आने वाले बच्चे के लिए बनाया था। 1 महीने पहले जब वो सुई का सामान पैक कर रही थी, तो वो अचानक गायब हो गया था। मीरा के हाथ पूरी तरह कांपने लगे। उसने फोन की स्क्रीन को इतनी जोर से दबाया कि दरार और भड़क गई। क्यों? आखिर वो इस आने वाले बच्चे का स्वेटर वहां क्यों ले गया? मीरा ने आंखें बंद कर ली। अगर वसीम पूरी तरह से अपनी बीवी को भूल चुका होता तो दर्द बर्दाश्त करना आसान होता, लेकिन वो भूला नहीं था। उसने वो स्वेटर जानबूझकर अपने उस रिजर्वर्ट के कमरे में रखा था, जहां वो अपनी नई महबूबा के साथ जिस्म की भूख मिटा रहा था। वो जानता था कि उसका बच्चा मरने वाला है, वो जानता था कि उसकी बीवी तड़प रही है, लेकिन उसने फिर भी इंतखाब किया। उसने दौलत और ख्वाहिश को चुना। सबसे घटिया इंसान वही होता है जो लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर अपनों का गला घोंट दे, सिर्फ ये सोचकर कि सामने वाला तो दबा हुआ है, वो क्या उखाड़ लेगा। वसीम को यही लगता था कि मीरा जैसे पिछले 3 साल से घुट घुट कर जी रही थी, आगे भी जिएगी। वो बस थोड़े से पैसे उसके आगे फेंक देगा और वो चुप हो जाएगी। मीरा की आंख से एक कतरा गर्म आंसू उसके तकिए पर गिरा। ये आंसू आखिरी था। रोने वाली औरत उम्मीद में होती है, लेकिन जब आंसू सूख जाएं तो समझ लीजिए सब खत्म हो गया। मीरा ने अपनी पलकें खोली। अब उनमें कोई डर या लाचारी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी बर्फानी चट्टान जैसा इरादा था। उसने फौरन इब्रा की इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट लिया और पूरी प्रोफाइल महफूज कर ली। उसने अपने फोन के नोट्स खोले और अस्पताल के एक एक बिल की तफसील लिखनी शुरू की, जो निदा भर रही थी। मीरा पूरी रात जागती रही। वो अब अपने शौहर के लौटने का इंतजार नहीं कर रही थी, वो इस इंतजार में थी कि कब वो अपने हाथों से सड़ी हुई शादी को दफना दे। चौथे दिन की सुबह कराची का आसमान और भी काला और डरावना हो गया था। अस्पताल के दरवाजे का हैंडल घुमा और खुलते ही आवाज आई, जिसने मीरा की टूटी हुई नींद जगा दी। उसने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसके बाल आधे से ज्यादा सफेद थे। वो एक सादा शर्ट पहने हुए था। उसके कंधे झुके हुए थे, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी कठोर जिंदगी दिखा रही थी। अब वो मीरा के होंठों से ये लफ्ज निकलते ही अटक गया। रात भर उसने जो पत्थर की तरह खुद को मजबूत किया था, वो अपने वालिद की आंखों में छुपे हुए दर्द को देखकर एक ही लम्हे में चूर चूर हो गया। उसने अपने वो हाथ आगे किए जिन पर सुइयों के निशानात थे, और एक बच्ची की तरह रोने लगी। शफी साहब आगे बढ़े और उनके मजबूत हाथों ने अपनी बेटी के ठंडे हाथों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। वो जोर से नहीं रोए, लेकिन उनकी आंखें और कांपते होंठ सब कुछ बयान कर रहे थे। क्या तुम इस अस्पताल के बिस्तर पर अकेली जान देना चाहती थी? अगर निदा ने मुझे फोन न किया होता तो तुम मुझे बताती भी नहीं। उनकी आवाज में बेपनाह गुस्सा था, लेकिन इस गुस्से में एक बाप का लामहदूद प्यार था। पहले उन्होंने कितना समझाया था कि इस लालची लड़के से शादी मत कर, लेकिन बेटी प्यार में अंधी थी। इसके बाद से जो जहर उसने बोया था वो अकेली पी रही थी। बाप के लिए अपनी बेटी को इस तरह मौत से लड़ते देखने से बड़ा अजाब कोई नहीं होता। अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मीरा ने अपने वालिद का बाहों पर सर रख दिया और सिसकने लगी। तभी मीरा की नजर उठी और उसने देखा कि शफीर साहब के बिल्कुल पीछे उनके खानदान का कोई दूसरा शख्स नहीं, बल्कि एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। और उस आदमी ने अंदर आकर बहुत ही आराम से दरवाजा बंद कर दिया। इसने बहुत महंगा और हाथ से सिला हुआ गहरा नीला सूट पहना था। सफेद शर्ट पर टाई नहीं थी, लेकिन इसके पूरे वजूद से एक ताकत और रौब झलक रहा था। मीरा का दिल एक धड़क छोड़ गया। वो भारी आंखों से हैरान रह गई। सुलेमान, उसने अपने दिल में उसका नाम पुकारा। सुलेमान उसका कॉलेज का पहला प्यार था। वो लड़का जो 10 साल पहले उसे अपनी पुरानी साइकिल पर बिठाकर सड़कों के चक्कर लगाया करता था। 10 साल पहले सुलेमान पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क चला गया और दूरी की वजह से उनका रास्ता अलग हो गया था। मीरा ने सिर्फ इतना सुना था कि वो आजकल एक बहुत बड़े बैन अवी सरमायाकारी ग्रुप का CEO बन चुका है और उसने कराची में अपना नया हेडक्वार्टर खोला है। सलमान ने मीरा को देखा। उसकी आंखों में जरा सी भी रहम या तरस नहीं था, बल्कि एक ऐसी तड़प थी जिसे उसने बहुत गहराई में छुपा रखा था। उसने कोने में खड़ी हैरान नीला को सर हिलाकर सलाम किया और बिस्तर के पास आया। उसकी भारी आवाज अस्पताल के इस कमरे में गूंजी। शफी साहब ने मुझे रात के 3 बजे फोन किया था। अब से यहाँ का कोई भी खर्चा या परेशानी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है।
इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, सलमान ने निदा की तरफ मुड़कर हुक्म दिया, मैंने अभी डायरेक्टर से बात कर लिया, 15 मिनट में यहाँ नर्सें आएंगी और मीरा को 8वें फ्लोर के सबसे महंगे वीआईपी प्राइवेट स्वीट में शिफ्ट किया जाएगा। नीचे बच्चे को भी एक प्राइवेट इंक्यूबेटर रूम में डाल दिया गया है। बाहर 2 बाउंसर खड़े हैं। बगैर मीरा की इजाजत के यहाँ कोई शख्स भी अंदर नहीं आ सकता, चाहे वो खुद को उसका शोहर ही क्यों ना बताए। एक ऐसी पूरी तैयारी और ताकतवर पेशकश जिसमें ना तो कोई ड्रामाबाजी थी ना झूठे वादे। सलमान ने सीधा अंदर आकर सारे असूल बदल दिए थे और उस लड़की को अपने घेरे में ले लिया था जिसे वो एक बार खो चुका था। दोपहर होते होते मीरा इस शानदार वीआईपी रूम में शिफ्ट हो चुकी थी। दवाओं की कड़वी खुशबू की जगह वहां लेमन ग्रास की खुशबूदार तेल था। शफी साहब सोफे पर बैठकर अपनी बेटी का माथा गीले कपड़े से पोंछ रहे थे। निदा और सलमान एक मेज पर बैठे थे और इन दस्तावेजात को देख रहे थे जो सलमान अपने साथ लाया था। सलमान ने अपनी भारी आवाज में कहना शुरू किया, क्या तुम्हें मालूम है कि वसीम तुम्हें छोड़कर इस इमरजेंसी ट्रिप पर क्यों भागा था? मीरा ने अपने होंठ दबाए। उसे एक नई सेक्रेटरी के साथ अयाशी करनी थी, एक नई जिंदगी जीना थी और मुझसे छुटकारा पाना था। सलमान ने इनकार में सर हिलाया। उसने एक सुर्ख फाइल वाला बयान निकालकर मेज पर रख दिया। अगर बात सिर्फ ताल्लुकात की होती तो वो तुम्हारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करता। वसीम की मीडिया कंपनी अब मट्टी का खिलौना बन चुकी है जो किसी भी वक्त टूट जाएगी। इस पर बैंक का करोड़ों का कर्ज है और सबसे खौफनाक बात यह है कि उसने खुफिया तौर पर 1.5 करोड़ का कर्ज उठाया है अपने जाली प्रोजेक्ट के लिए। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी शादी की इस भयानक हकीकत की जरा भी भनक नहीं थी। निदा ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। इसका मतलब वो रिजर्वर्ड का ट्रिप कोई अयाशी नहीं था, फिर वो सेक्रेटरी चुड़ैल कौन है? सलमान ने लंबी सांस छोड़ी। उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज थीं। मीरा कोई सेक्रेटरी नहीं है, वो एक पैसे की धोखेबाज है जो ऐसे डूबे हुए अमीरजादों को फंसाती है जिन्हें पैसे की आग लगी होती है। वो उसे लालच दे रही थी कि एक बड़े करोड़पति सरमायाकार से मिला देगी जो उसकी कंपनी बचा लेगा। वसीम उसे खुश रखना चाहता था। शफी साहब जो अब तक खामोश थे, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने कहा कि ये सब मेरी वजह से है। उसे पता चल गया था कि मैंने अपना पुराना खेत बेच दिया है जो अपनी रिटायरमेंट की रकम से फिक्स्ड डिपॉजिट बनाई है। जिस दिन उसने तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ा था, इससे एक दिन पहले वो मेरे घर आया था और मेरे पांव पकड़कर मुझसे वो सारे पैसे मांग रहा था। मैंने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि वो कितना बड़ा झूठा है। वो कमीना ये सोच कर बैठा था कि जब मेरा नवासा दुनिया में आएगा तो वो इस मासूम बच्चे की जान का वास्ता देकर मुझे ब्लैकमेल करेगा और मजबूर करेगा कि मैं अपने बचाए हुए सारे पैसे उसके आगे फेंक दूं। हकीकत ने मीरा के दिमाग पर उबलते हुए पानी की तरह हमला किया। एक एक कड़ी आपस में जुड़ गई। उस बैग में बच्चे का वो पीले रंग का स्वेटर उसने इसलिए नहीं रखा था कि उसे बच्चे की फिक्र थी, बल्कि उसे एक हथियार की तरह ले गया था ताकि जब वो वापस आए तो रोने का ड्रामा करके अपने ससुर से पैसे नोच सके। मीरा ने आंखें बंद की। उसे लगा था कि दर्द की आखिरी हद देख ली है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि घड़े के नीचे जहन्नम भी होता है। उसका बच्चा आरयू नीचे नीलियों और मशीनों के सहारे सांस ले रहा था। उसके अपने बाप ने उसकी मौत की ढील पहले से तय कर रखी थी। सलमान धीरे से उठा और मीरा के बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया। उसने मीरा की आंखों में देखकर कहा, 10 साल पहले मैंने तेरा हाथ इसलिए छोड़ा था कि तू एक बेहतर जिंदगी जी सके, और देख आज क्या हालत हो गई है। आज के बाद इस बच्चे की और तेरी पूरी हिफाजत मेरे जिम्मे है। ना छोड़ूंगा और ना छोड़ने दूंगा। उसकी पूरी कंपनी और वजूद को मिट्टी में मिला दूंगा, ये मेरा वादा है। सलमान का प्रोजेक्शन इतना वसी और मजबूत था कि उस वक्त कोई भी आम औरत होती तो उसके सीने से लगकर रोने लगती, लेकिन मीरा ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी आंखें खोली। पिछले 3 दिन के इस दर्द ने उसके अंदर का मोम जलाकर एक ठंडा और नोकील लोहा बना दिया था। नहीं, मीरा ने इनकार में सर हिलाया। उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन शीशे की तरह चुभने वाली थी। आपका बहुत शुक्रिया सलमान, लेकिन मेरी जिंदगी का जो ये कचरा है उसे मैं अपने हाथों से साफ करूंगी। मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ इस गंदे आदमी की वजह से मैले हों। सलमान एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने देखा कि जो नरम मिजाज लड़की पहले थी, उसकी आंखों में अब आग जल रही थी। अब वो कोई बेचारा फूल नहीं थी, वो एक माँ बन चुकी थी। अब जब एक माँ को कुएं में धकेला जाता है तो वो किसी देव से ज्यादा खतरनाक बनकर निकलती है। मीरा ने कहा, निदा वकील से बात कर, आज ही तलाक के कागजात बनवा और जायदाद मुंजमद करने के अहकामात डाल। मीरा ने दीवार पर लगे कैलेंडर को देखा। आज चौथा दिन था। उसके पास ठीक होने के लिए 3 दिन और थे। 7वें दिन सुबह कराची में घटा टूटी और हल्की सी धूप निकल आई। डॉक्टर ने मीरा को डिस्चार्ज दे दिया। टांकें अभी भी दर्द कर रहे थे, लेकिन अब वो किसी के सहारे के बगैर खड़ी हो सकती थी। आरो को अभी भी कुछ दिन स्पेशल केयर में रखना था। डॉक्टर का कहना था कि उसके फेफड़े ठीक से नहीं बन पाए थे।
मीरा ने जरासीम से पाक चादर पहनकर शीशे के उस पार उस छोटी सी जान को देखा। वो बच्चा इतना छोटा था, सिर्फ हथेली जितना। उसके पूरे जिस्म पर तारें लगी थीं। उसकी